इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है कर्व। कर्व क्या होते हैं? तो आप बचपन में इस तरीके से कॉपी में कुछ भी चित्रा करते थे, ठीक है। पेन को कॉपी के ऊपर रगड़ देते थे, ठीक है, बिना पेन को उठाए, इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी करते थे, ठीक है। तो ये जो आप फिगर बनाते हैं पेन को कॉपी के ऊपर ऐसे ऐसे कंटिन्यू लिखते हुए यानी रगड़ते हुए, जब आप पेन को नहीं उठाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंड पॉइंट तक उसको कंटिन्यू बनाते हैं, तो इस फिगर को हम कर्व कहते हैं। ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, ठीक है। कर्व मीन्स डूडलिंग करना। जब हम कॉपी के ऊपर पेन को चित्रते हैं, पेन से चित्रते हैं, तो इसका मतलब हम डूडलिंग करते हैं, है ना। उस चित्रने को क्या बोलते हैं? डूडलिंग करना। तो जब भी हम डूडलिंग करते हैं तो फिर कर्व बनता है। अब हम कर्व के टाइप्स पढ़ेंगे। कर्व के 4 टाइप्स है। सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। अब हम पढ़ेंगे सिंपल कर्व एंड नॉट अ सिंपल कर्व। जब कोई कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता है तो हम उसे सिंपल कर्व कहते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस करता है या अपने आप को कट करता है या अपने आप को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम उस कर्व को नॉट अ सिंपल कर्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक कर्व यहाँ से बनाया, ये। अब ये वाला कर्व अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसे हम सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। एक और कर्व बनाते हैं, जैसे कि स्पाइरल, ठीक है। इस स्पाइरल में अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइरल अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे। अगर मैं एक कर्व ऐसा बनाता हूँ तो ये कर्व अपने आप को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, अगेन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम नॉट सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऐसे 8 बनाया, ठीक है, तो ये जो 8 है, ये 8 भी एक कर्व है, लेकिन ये नॉट सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व कब होता है? जब ये अपने आप को क्रॉस नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पर इस पॉइंट पे ये 8 जो है अपने आप को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये नॉट अ सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व को पहचानने के लिए एक और तरीका है कि सिंपल कर्व पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ से 2 रास्ते होंगे। जैसे कि अगर मैं इस कर्व पे, ये जो ब्लू कलर का कर्व है, इस पे एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक मैं इधर भी जा सकता हूँ, एक मैं इधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं है। इस स्पाइरल में भी मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर जा सकता हूँ या तो मैं इधर की साइड जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो कि जहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है। मैं इधर की साइड भी जा सकता हूँ, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता और ये चौथा रास्ता। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हो, ऐसा कर्व जिसमें किसी पॉइंट पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, तो उसे हम नॉट अ सिंपल कर्व बोलेंगे। यहाँ 8 में देखो, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भी 4 रास्ते हैं। एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है। लेकिन इन दोनों कर्व में कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे 2 ही रास्ते होंगे, 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं है। जबकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये नॉट अ सिंपल कर्व है, ठीक है। नॉट अ सिंपल कर्व का एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने P बनाया, ठीक है, ये मैंने P बनाया, तो P में देखो, यहाँ पे ये जो P का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे 3 रास्ते हैं। ये एक रास्ता ये हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये तीसरा रास्ता हो गया। तो जब 2 से ज़्यादा रास्ते आपको मिले किसी पॉइंट के ऊपर,
है ना, किसी कर्व में, तो वो कर्व नॉट अ सिंपल कर्व होता है। लेकिन अगर किसी कर्व में आपको दो से ज़्यादा रास्ते नहीं मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, इसका मतलब वो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। नॉट अ सिंपल कर्व अपने आप को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करता है, जैसे कि ये वाला इन दो पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ये 8 इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये P इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, नॉट अ सिंपल कर्व, ये दोनों क्या है, सिंपल कर्व। आई होप कि सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब हम पढ़ेंगे ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। देखो, जो कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो, जिस कर्व में अंदर जाने का रास्ता हो, उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये कर्व मैंने यहाँ से शुरू किया और ऐसे ड्रॉ करते करते मैं इस पॉइंट पे आके रुक गया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। इसके अंदर जाने का रास्ता है, देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ अंदर जा सकते हैं, यहाँ अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर जाने का रास्ता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग है, इसलिए इसको हम ओपन कर्व बोलेंगे। अब इस फिगर को देखो, ये जो स्पाइरल है, इसको मैंने ये इस पॉइंट से बनाना शुरू किया, ऐसे घुमा के मैंने इस स्पाइरल को यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। इस स्पाइरल के अंदर जाने का ये रहा रास्ता, ठीक है। इसका मतलब कि ये एक ओपन कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, जिसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, उसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से इस फिगर को बनाना शुरू करूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहीं पे आके रुक जाऊँगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है और इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। न तो आप इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ना इस साइड से जा सकते हो, ठीक है। इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये सर्कल, मान लो मैंने इस सर्कल को इस पॉइंट से बनाना शुरू किया इस तरीके से और मैं यहीं पे आके रुक गया, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है और इसमें अंदर जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं है, ठीक है। क्या आप इसमें अंदर जा सकते हो? नहीं जा सकते, ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये ट्राइंगल इस ट्रायंगल को मैंने इस पॉइंट से बनाना शुरू किया इस तरीके से और इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और मैं यहीं पे आके रुक गया। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, कहीं से भी इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व है। कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व को कैसे पहचानोगे कि ओपन कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इसमें अंदर जाने का रास्ता होता है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। क्या होता है? सेम। इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, कहीं से भी हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए इसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। आई होप कि आपको ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व समझ में आ गया होगा। वीडियो में हम पॉलीगन और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोली एंड गन्स। पोली का मतलब होता है मेनी, एंड गन का मतलब होता है साइड्स। इस तरीके से पॉलीगन वर्ड का मीनिंग हुआ मेनी साइड्स, यानी कि पॉलीगन्स ऐसे कर्व होते हैं जिसमें कई साइड्स होती है। पॉलीगन का क्लासिफिकेशन पॉलीगन के साइड के आधार पे ही, साइड के बेसिस पे ही किया गया है। पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उसी हिसाब से उस पॉलीगन का नाम रखा गया है। पॉलीगन की डेफिनेशन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी कि ऐसा कर्व जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स दी हुई है, कुछ कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि
जो कर्व है वो सिंपल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन की कर्व क्लोज्ड होना चाहिए, तीसरी कंडीशन की कर्व लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है। सिंपल कर्व क्या होता है? जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जो कि बंद होता है, ठीक है, जिसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व। तो ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे और जो क्लोज्ड हो, वो कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। और अगर वो कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ओनली लाइन सेगमेंट्स, केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो हम उसे पॉलीगन कहेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट यानी कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, या फिर दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट यानी कि आप सिंपल ऐसा समझो कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। पॉलीगन के एग्जाम्पल ट्राइंगल, स्क्वायर एट्सेट्रा। मतलब ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो इस फिगर में 3 साइड्स है। कितनी साइड्स है? 3 साइड। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 साइड्स है। ठीक है। और ये कर्व क्या है? क्लोज्ड कर्व है और सिंपल कर्व है। ये कर्व अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है। इस कर्व में 3 साइड्स है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए ये एक पॉलीगन है। ठीक है। अब आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 साइड्स है। ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें कहीं पे भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है। ये सिंपल कर्व भी है क्योंकि ये कहीं पे भी अपने आप को कट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए ये भी एक पॉलीगन है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये फिगर या ये कर्व, ठीक है, ये डायग्राम क्या पॉलीगन है? तो आंसर है नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन। देखो, ये सिंपल तो है, ये क्लोज्ड भी है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? नहीं, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं होगा। पॉलीगन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन की सिंपल कर्व होना चाहिए, दूसरी कंडीशन की क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और तीसरी कंडीशन की लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सिंपल कर्व भी है, ये क्लोज्ड कर्व भी है, लेकिन इसमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है। अब आप ये कर्व देखिए, क्या ये कर्व पॉलीगन है? यस और नो, आप बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या फोर्थ वाला फिगर पॉलीगन है। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ साइड के आधार पे किया गया है। अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड्स होती है तो हम उसे ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये 3 साइड वाला एक पॉलीगन है। ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इसे हम ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ठीक है। इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है और 3 वर्टिक्स यानी कि पॉइंट्स है। अगर किसी पॉलीगन में 4 साइड्स होती है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिक्स होते हैं। अगर किसी पॉलीगन में 5 साइड्स होती है तो हम उस पॉलीगन को पेंटागन कहते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इस फिगर में कितनी साइड्स है? 5 साइड्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स, 5 एंगल्स एंड 5 वर्टिक्स होते हैं। अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड्स होती है तो हम उस पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन, ये हेक्सागन का फिगर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 साइड से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स, 6 एंगल्स एंड 6 वर्टिक्स होते हैं। इसी तरीके से आप 7 साइड वाला पॉलीगन भी बना सकते हैं। 7 साइड वाले पॉलीगन को हम सेप्टागन या फिर हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड वाले पॉलीगन को हम ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड वाले पॉलीगन को हम नोनागन कहते हैं। 10 साइड वाले पॉलीगन को हम डिकागन कहते हैं। आई होप इस वीडियो में हम
इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, रीजन ऑफ अ पॉलीगन एंड डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का हिस्सा, तो इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन का मतलब हुआ पॉलीगन के अंदर का हिस्सा। यहाँ पे हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन में अंदर का हिस्सा ग्रीन कलर का मैंने कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है ये इंटीरियर है इस पॉलीगन का, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा। इसको आप ऐसा समझो कि ABCD आपके घर की दीवारें हैं, ठीक है, आपके घर की बाहरी दीवारें हैं। तो आपके घर के अंदर का हिस्सा कौन सा हुआ, जिसमें आप रहते हैं, तो ये इंटीरियर पार्ट हुआ होम का। उसी तरीके से ABCD पॉलीगन का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन है। अब हम समझेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, यानी एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का हिस्सा। तो एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन का मतलब हुआ पॉलीगन के बाहर का हिस्सा। यहाँ पे ABCD एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन के अंदर का हिस्सा तो हमें मालूम है ग्रीन कलर से मैंने किया था, इसको हम इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन बाहर का हिस्सा क्या है, ये जो ABCD बाउंड्री दिख रही है ना ब्लैक कलर की, इसके बाहर का हिस्सा जितना भी है, यानी ये वाइट बोर्ड, ये दीवार, जितना भी बाहर का हिस्सा है वो एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन होगा। अब हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ अ पॉलीगन। रीजन ऑफ अ पॉलीगन मीन्स ये जो इंटीरियर पार्ट है इसको अगर बाउंड्री के साथ काउंट किया जाए। एग्जाम्पल जैसे आपका घर आपके घर में आप आपके घर की बाहर की दीवार को भी काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जहाँ पे अंदर के हिस्से में रहते हैं तो अंदर के हिस्से को ही काउंट करेंगे, जो दीवारें हैं वो भी आपके घर का ही एक पार्ट है। तो जब हम इस बाहर की दीवार को यानी कि बाउंड्री को इस रीजन के साथ इंक्लूड करके काउंट करते हैं, मतलब उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया हमने, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ पे इंटीरियर पार्ट की अगर बात करें तो सिर्फ ग्रीन वाला है। अगर रीजन ऑफ अ पॉलीगन की बात करें तो ग्रीन और ये ब्लैक कलर की बाउंड्री दोनों हो गया। और अगर हम सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट की बात करें तो एक्सटीरियर मतलब ये जो ग्रीन और ब्लैक को छोड़ के जितना भी हिस्सा बच रहा है, जितना भी पोर्शन बच रहा है, यानी कि ये वाइट बोर्ड, ये दीवार, जितना भी पूरा बच रहा है वो सब क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। आई होप कि तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। पहला अंदर का पार्ट यानी इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन, दूसरा बाहर का पार्ट यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन, और तीसरा इंटीरियर पार्ट प्लस बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन ऑफ द पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसे हम डायगोनल कहते हैं, इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स मीन्स ऐसे पॉइंट्स जो कि दूर दूर हो, पास पास ना हो। पास पास जो पॉइंट होते हैं उसे हम कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बोलते हैं, जो पॉइंट्स दूर दूर होते हैं उन्हें हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बोलते हैं। यानी कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दूर दूर वाले पॉइंट को मिलाती है, यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाती है, उसे हम डायगोनल ऑफ द पॉलीगन कहते हैं। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम उस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पॉलीगन होता है, ठीक है। तो इस पॉलीगन में हम डायगोनल्स देखते हैं कि कितने डायगोनल्स हैं। अगर हम A के पास वाले पॉइंट देखें, A के पास में B है और A के पास में C है, क्या इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या जो A से दूर हो? A से दूर कोई पॉइंट नहीं है। A के पास में B है, A के पास में C है, दूर कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि A के लिए कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है। अब B को देखो, B के पास में A है, B के पास में C है, B से दूर कोई पॉइंट है क्या? नहीं है, यानी कि कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है। C में देखो, C के पास में A है, C के पास में B है, C से दूर कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे C के लिए भी कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम डायगोनल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट्स आपस में कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है। डायगोनल क्रिएट करने के लिए हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को मिलाना होता है।
हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम डायगोनल क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसका कोई डायगोनल नहीं होता है। बाकी सारे पॉलीगन के डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डिकागन, सब में डायगोनल होते हैं, लेकिन ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। अब हम डायगोनल को क्वाड्रिलेटरल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे देखो ए के पास में बी और डी पॉइंट है, लेकिन ए यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है ए के लिए। ए से दूर कौन सा पॉइंट है, सी, यानी कि ए और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है। तो हम ए को सी से मिला देंगे। अब हम ए को सी से मिला देंगे तो ये ए सी एक डायगोनल बन गया। इसी तरीके से हम बी को डी से मिलाएंगे तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। बी और डी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है, तो इनको मिलाने पर एक डायगोनल बनेगा। जबकि बी और ए को हम नहीं मिला सकते क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है, ये तो ऑलरेडी मिले हुए हैं और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये साइड क्रिएट कर रहे हैं पॉलीगन की। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे ए बी सी डी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है वैसे ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये भी 4 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन है। तो इस पॉलीगन में डायगोनल क्या हो जाएंगे, ए सी, ये एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है। यहाँ पे बी और डी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है, तो हम इनको भी मिला देंगे तो ये बी डी भी एक डायगोनल क्रिएट हो गया। अब आप दोनों फिगर को ध्यान से देखो तो इनमें क्या डिफरेंस है कि एक पॉलीगन ऐसा है जिसके सारे डायगोनल अंदर यानी इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं, और एक पॉलीगन ऐसा है जिसमें एक डायगोनल बाहर है। यहाँ पे देखो 2 डायगोनल में से एक डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है और एक डायगोनल पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट यानी बाहर वाले हिस्से में है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलीगन के डायगोनल हमेशा इंटीरियर पार्ट में ही बने, कभी कभी पॉलीगन के डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में भी बनते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पेंटागन, इस पॉलीगन में कितने डायगोनल हैं। ए पॉइंट को हम सी से मिलाएंगे क्योंकि ए और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है, तो ये हमारा फर्स्ट डायगोनल। ए को हम डी से मिलाएंगे, ये सेकेंड डायगोनल। बी को डी से मिलाएंगे तो ये थर्ड डायगोनल। बी को ई से मिलाएंगे तो ये फोर्थ डायगोनल। सी को ई से मिलाएंगे तो ये फिफ्थ डायगोनल। यानी कि पेंटागन में 5 डायगोनल बनते हैं। पिछले फिगर में क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 2 डायगोनल थे, उसके पहले ट्राइंगल में 0 डायगोनल थे, क्योंकि ट्राइंगल में कोई सा भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं था। क्वाड्रिलेटरल में नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट थे, वहाँ पे 2 डायगोनल क्रिएट हुए थे। पेंटागन में 5 डायगोनल्स क्रिएट हुए हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स को कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में n-3/2। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल है ये आसानी से पता कर सकते हैं। मान लो कि मुझे ट्राइंगल में कितने डायगोनल है ये पता करना है, ठीक है, ट्राइंगल ABC में कितने डायगोनल है ये पता करना है। अगर मुझे पता करना है कि इस ट्राइंगल में कितने डायगोनल है तो मैं n की जगह पे 3 रख दूंगा, क्योंकि n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पॉलीगन में कितने डायगोनल है। यहाँ पे n की जगह पे हम 3 रखेंगे, n की जगह पे 3 रखा, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अगेन n की जगह पे 3 रखा, 3-3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ ये 3-3 दैट मीन्स 0/2, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई विथ 0 करा तो 0 आएगा, 0/2 दैट मीन्स 0, ठीक है। इसका मतलब ट्राइंगल में 0 डायगोनल है, ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है। अब सपोज़ करो कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल है ये पता करना है, तो सबसे पहले आप साइड काउंट करो, 1 2 3 4। इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है, यानी कि आप इस फॉर्मूले में n की जगह पे 4 रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स है। n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में 4-3/2, 4 मल्टीप्लाई विथ 4-3 दैट मीन्स 1/2, 4 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट मीन्स 4/2, 4/2 दैट मीन्स 2,
ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, यानी कि इस पॉलीगन में या इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे। सपोज कि आपको ए बी सी डी ई इस पेंटागन में कितने डायगोनल हैं ये पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन में इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। ठीक है, तो हम n की जगह पे 5 रख देंगे। 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 5 - 3/2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 - 3 दैट मीन्स 2/2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट मीन्स 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि इस पेंटागन में 5 डायगोनल्स होंगे। इसी तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले में n की जगह पे जब आप 6 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स है। 7 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेप्टागन में कितने डायगोनल्स है। n × n - 3/2 इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस पॉलीगन में कितने डायगोनल हैं। ट्रायंगल में 0 डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं, हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं। सेप्टागन या फिर हेप्टागन दोनों का मतलब क्या है, 7 साइड वाला पॉलीगन। सेप्टागन या हेप्टागन में 14 डायगोनल्स होते हैं, ऑक्टागन में 20 डायगोनल्स होते हैं, नोनागन में 27 डायगोनल्स होते हैं एंड डीकागन में 35 डायगोनल्स होते हैं। ये कैसे पता किया, इस फॉर्मूले की मदद से कि पहले आप ये पता कर लो कि उस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स है। जितने नंबर ऑफ साइड्स है वो नंबर n की जगह पे रख दोगे तो ये पता चल जाएगा कि उस पॉलीगन में कितने डायगोनल है। इस वीडियो में हम पॉलीगन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, सेकेंड इरेगुलर पॉलीगन, थर्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन या कन्वेक्स पॉलीगन भी बोलते हैं, फोर्थ कॉनकेव पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन को हम इन 2 टर्म्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वी एंगुलर का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन को हम एंगल एंड डायगोनल की मदद से डिफाइन करेंगे। यानी कि जब हम इनको समझेंगे तो हम एंगल एंड डायगोनल टर्म का यूज़ करेंगे। जब हम रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन को समझेंगे तो हम इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर इन 2 टर्म का यूज़ करेंगे। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जो कि इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों होता है। यानी कि रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड बराबर होती है और रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड ए बी बी सी सी ए ये तीनों साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड और सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन का सेकेंड एग्जाम्पल है स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और स्क्वायर के सभी एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। स्क्वायर की सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं, इसलिए हम इसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन के अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर हेप्टागन और सेप्टागन। हेप्टागन या सेप्टागन का मतलब होता है 7 साइड वाला पॉलीगन। थर्ड एग्जाम्पल रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब ऐसा पेंटागन जिसकी 5 साइड आपस में बराबर हो और इसके 5 एंगल आपस में बराबर हो। रेगुलर पेंटागन के हर एक एंगल का मेजरमेंट 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री होगा। ठीक है, फिर है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होगी और 6 एंगल होंगे। 6 साइड आपस में बराबर होगी और 6 एंगल भी आपस में बराबर होंगे। फिर रेगुलर हेप्टागन या सेप्टागन।
यानी कि 7 साइड वाला पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स आपस में बराबर हो और 7 एंगल्स आपस में बराबर हो, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर हेप्टागन या फिर सेप्टागन बोलेंगे। ये सभी रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल है। इर्रेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि इक्विलेटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉलीगन जो कि इक्विलेटरल तो है लेकिन वो इक्वी एंगुलर नहीं है। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड बराबर और इक्वी एंगुलर मतलब सभी एंगल बराबर। नॉट लगा है मतलब कि सभी एंगल बराबर नहीं है। नॉट इक्वी एंगुलर मतलब सभी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, तो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड बराबर हो लेकिन सभी एंगल बराबर ना हो। एग्जाम्पल जैसे रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड बराबर होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये सभी साइड, चारों साइड बराबर है लेकिन इसमें सभी एंगल आपस में बराबर नहीं है। देखो ये अपोजिट एंगल बराबर है रोम्बस में। रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, एंगल ए का मेजरमेंट और एंगल डी का मेजरमेंट कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं लेकिन ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसमें सभी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, सभी साइड तो बराबर है लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अगर किसी पॉलीगन में सभी साइड बराबर है लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं है तो हम उस पॉलीगन को इर्रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इर्रेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए सेकेंड पॉइंट है इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉलीगन में सभी एंगल बराबर हो लेकिन सभी साइड बराबर ना हो। ठीक है, नॉट इक्विलेटरल का मतलब है सभी साइड बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी एंगल बराबर है लेकिन सभी साइड बराबर नहीं है, तो ऐसे पॉलीगन को भी हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। देखो एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी भी 90 डिग्री का है, एंगल सी भी 90 डिग्री का है और एंगल डी भी 90 डिग्री का है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन क्या चारों साइड बराबर है? ए बी इज इक्वल टू बी सी है क्या? नहीं है। देखो ए बी की लेंथ कितनी बड़ी है जबकि बी सी की लेंथ बहुत कम है। बी सी बराबर है ए डी के। अपोजिट साइड्स बराबर होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, ये बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के, लेकिन ए बी और बी सी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि सभी साइड बराबर नहीं है। और जब सभी साइड बराबर नहीं है तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है? एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था रोम्बस, उसमें सभी साइड बराबर थी। ठीक है, वो इक्विलेटरल था लेकिन वो इक्वी एंगुलर नहीं था। रोम्बस में सभी एंगल बराबर नहीं थे, इसलिए वो भी इर्रेगुलर पॉलीगन था। इर्रेगुलर पॉलीगन को समझने के लिए थर्ड पॉइंट है कि नॉट इक्विलेटरल एंड नॉट इक्वी एंगुलर, यानी कि जो पॉलीगन है, अगर पॉलीगन इक्विलेटरल नहीं है और इक्वी एंगुलर नहीं है, दोनों ही केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉलीगन इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। एग्जाम्पल स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में हमने पढ़ा है, जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था तो हमें ये मालूम है कि स्केलिन ट्राइंगल में सभी साइड डिफरेंट लेंथ की होती है और स्केलिन ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेज़रमेंट भी डिफरेंट होता है, यानी कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती है, इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसलिए स्केलिन ट्राइंगल भी एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन को सबसे पहले हम एंगल टर्म की मदद से समझेंगे। अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम है तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं।
अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम के हैं तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल रोम्बस, रोम्बस के सभी एंगल, चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं, कोई सा भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा का नहीं होता है, यानी कि सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अदर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन को डायगोनल टर्म की मदद से समझेंगे। ऐसा पॉलीगन जिसके सभी डायगोनल पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में होते हैं उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये रोम्बस, इस रोम्बस के डायगोनल कौन से होंगे, ए से लेकर सी को अगर मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया। ये ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में ही है ना। ए सी डायगोनल कहाँ पर है, ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में। अब मैं इस बी पॉइंट को इस डी पॉइंट से मिलाऊंगा तो इसका दूसरा डायगोनल बन जाएगा विच इज़ बी डी। बी डी भी इस ए बी सी डी रोम्बस के इंटीरियर पार्ट में है, इसके दोनों डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में है, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रेक्टेंगल का। क्या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में बनते हैं या नहीं, वो चेक करते हैं। डायगोनल कैसे, ये ए पॉइंट को अगर हमने सी से मिला दिया तो डायगोनल बनेगा, ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया। अगर हम पॉइंट बी को पॉइंट डी से मिलाते हैं तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। क्या इसके दोनों डायगोनल, क्या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर पार्ट में है? कोई सा भी एक डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे दोनों डायगोनल इंटीरियर पार्ट में है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन को हमने दो तरीके से समझा। पहला तरीका एंगल, अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल 180 डिग्री से कम के हैं तो हम उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी पॉलीगन का कोई सभी डायगोनल अंदर की साइड बनते हैं, पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में बनते हैं, तो हम उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब हम कॉन्केव पॉलीगन को टू टर्म्स की मदद से समझेंगे। पहली टर्म है एंगल, दूसरी टर्म है डायगोनल। सबसे पहले हम एंगल के हिसाब से समझेंगे। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि ये चार साइड से मिलकर बना है। देखो, ए बी पहली साइड, बी सी दूसरी साइड, सी डी तीसरी साइड और डी ए चौथी साइड, यानी कि ये चार साइड से मिलकर बना है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि चार साइड से मिलकर बना है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्या आपको इन चारों एंगल में से कोई सा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है? हाँ, ये सी वाला एंगल आपको 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब ये पॉलीगन क्या है? कॉन्केव पॉलीगन है। अगर किसी पॉलीगन में कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम उस पॉलीगन को कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। अब इस पॉलीगन को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी और जी ए कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। इसका मतलब ये एक सेप्टागन है। क्या है ये? सेप्टागन। इसमें 7 एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये वाला एंगल 7। ठीक है, कितने एंगल हुए इसमें? 7। क्या इसमें कोई ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से बड़ा दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे दो एंगल ऐसे हैं। देखो, एंगल बी और एंगल डी, दोनों का मेज़रमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई सा भी पॉलीगन जिसमें 180 से ज़्यादा का एंगल हो उसे हम कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। तो ये पॉलीगन भी एक कॉन्केव पॉलीगन है। हमने अभी कॉन्केव पॉलीगन को एंगल के थ्रू पहचानने की कोशिश करी और हम समझ गए कि जब भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो कॉन्केव पॉलीगन होता है। अब हम
कॉनकेव पॉलीगन को डायगोनल टर्म की मदद से समझेंगे। इस फिगर को देखो, इस फिगर में मैं अगर ए को सी से मिला देता हूँ तो एक डायगोनल क्रिएट होगा, ठीक है। ये डायगोनल ए बी सी डी के इंटीरियर पार्ट में ही है, लेकिन अगर मैं बी को डी से मिलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी को डी से मिलाता हूँ तो एक और डायगोनल क्रिएट होगा जो कि इसके एक्सटीरियर पार्ट में है। देखो एक जो है, एक डायगोनल तो इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है, लेकिन एक डायगोनल ऐसा है जो एक्सटीरियर पार्ट में है। अगर कोई डायगोनल किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में होता है तो वो वाला पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ए को सी से मिलाता हूँ तो एक डायगोनल बनेगा, ठीक है। सी को मैं ई से मिलाता हूँ तो दूसरा डायगोनल बनेगा, ठीक है। ये है डायगोनल 1, ये है डायगोनल 2, ठीक है। इसके अलावा बी को डी से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, डी को एफ से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, डी को जी से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा, फिर बी को अगर मैंने जी से मिलाया तो एक डायगोनल बनेगा, बी को मैं एफ से मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा। तो इसमें से ये वाला डायगोनल, ये और ये सारे डायगोनल इस फिगर के इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन इस फिगर के बाहर भी एक आपको डायगोनल दिख रहा है। ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, दो डायगोनल इस फिगर के बाहर बन रहे हैं। इसका मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन है। अगर किसी पॉलीगन का एक या एक से ज़्यादा डायगोनल पॉलीगन के बाहरी हिस्से में बनता है तो हम उस पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के मेनली 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड सेकेंड, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री। यानी कि जब भी आपको किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, सपोज़ आपको ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो हम n की जगह पे 3 रख देंगे। तो 3 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, 3 - 2 दैट मीन्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो 180 डिग्री ही आएगा। यानी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सपोज़ आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम निकालना है, चारों इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। क्वाड्रिलेटरल के मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो आप क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, इसलिए आप n की जगह पे 4 रख दोगे, 4 रख दोगे, ठीक है। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री इज इक्वल टू 4 - 2 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री दैट मीन्स 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम, ये जो इंटीरियर एंगल है इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सपोज़ आप इस पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाहते हैं कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना है, तो इसमें 5 साइड है, इसलिए आप n की जगह पे 5 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। 5 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री is equal to 5 - 2 that means 3 multiply with 180 degree, 180 multiply with 3 that means 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 540 डिग्री। इसी तरीके से जब आप हेक्सागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल सॉल्व करेंगे तो n की जगह पे 6 रखेंगे और हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री आएगा। जब आप हेप्टागन या फिर सेप्टागन के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम 900 डिग्री आएगा। जब आप ऑक्टागन के लिए सॉल्व करोगे तो n की जगह पे 8 रखोगे और ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1080 डिग्री आएगा।
जब आप नोना गन के लिए सॉल्व करोगे तो आप n की जगह पे 9 रखोगे और नोना गन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री आएगा। जब आप डीका गन के लिए सॉल्व करोगे तो डीका गन में 10 साइड होती है, इसलिए आप n की जगह पे 10 रखोगे। डीका गन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1440 डिग्री आएगा। इसी तरीके से आप आगे के पॉलीगन के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई पॉलीगन 15 साइडेड है या 20 साइडेड पॉलीगन है तो उसमें n की वैल्यू 20 रख देना, तो 20 साइडेड पॉलीगन का के इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी कि सभी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है एक पॉलीगन के, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होता है? जब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं ना तो यहाँ पे एंगल क्रिएट होता है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इधर की तरफ ही आगे बढ़ाएं, हम चाहे तो इस लाइन को इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सभी साइड को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने इसमें सभी साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाया है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में मैंने यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाया। तो ये एंगल जो क्रिएट हो रहे हैं ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाओगे तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाओगे तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो जाएंगे। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अभी हमने ट्रायंगल के एग्जांपल से समझा, अब क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी साइड को अगर हम आगे बढ़ाएं इधर की साइड पे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इधर आगे बढ़ाया तो ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इधर आगे बढ़ाया तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इसको इधर और आगे बढ़ाया तो ये चौथा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ। तो ये जो एंगल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इन सब का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को अगर निकालना है, एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट अगर निकालना है तो हम n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन n, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, ये तो सभी इंटीरियर एंगल का सम हो गया, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से, तो हमें एक एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो मैं n की जगह पे 3 रख दूँगा, ठीक है। तो 3-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। इस 3 से 180 डिग्री कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 3 6 18, तो 60 डिग्री, ठीक है। फिर 3-2 दैट मीन्स 1 को हम इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा, यानी कि 60 डिग्री विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो मैं n की जगह पे 4 रख दूंगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, ठीक है। तो 4-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 4। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल होगा 90 टाइम्स,
फिर ये 2 से कैंसिल होगा 1 टाइम, ये 2 से कैंसिल होगा 45 टाइम्स, ठीक है। अब ये 1 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको उससे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर आएगा ऊपर वाला। यहाँ पे 4 - 2 दैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मुझे पेंटागन के हर एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है, तो मैं पेंटागन में 5 साइड होती है, इसलिए मैं n की जगह पे 5 रख दूंगा। तो यहाँ पे 5 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 5 से इस 180 को कैंसिल करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। 5 - 2 दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लिकेशन 36 डिग्री के साथ करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, यानी कि पेंटागन के हर एक एंगल का मेज़रमेंट 108 डिग्री होगा। अगर आपको हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो आप n की जगह पे 6 रख दोगे। 6 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 6 से 180 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। 6 - 2 दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 30 के साथ करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। दैट मीन्स हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 120 डिग्री होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी के 4th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि किसी भी पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट अगर निकालना है तो हम 360 डिग्री को n से डिवाइड कर देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को n से यानी कि नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कितना है ये हम पता लगा सकते हैं 360 को n से डिवाइड करके। जैसे कि अगर हमें ट्राइंगल के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हमने 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दिया, n की जगह 3 रख देंगे, 3 से डिवाइड किया तो हमें ट्राइंगल के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा विच इज़ 120 डिग्री। 3 से जब इस 360 डिग्री को कैंसिल करेंगे तो 120 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है। अगर हमें पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 72। दैट मीन्स पेंटागन के हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 72 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डिकागन सभी के लिए आप एक्सटीरियर एंगल के मेज़रमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे 5th पॉइंट, बेसिकली ये पॉइंट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के रिलेशन को बता रहा है। जैसे कि किसी पॉलीगन में एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है, पॉलीगन है। अगर इस पॉलीगन की इस BC साइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, और ये वाला इंटीरियर एंगल है। अगर सपोज़ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 180 - 60 दैट मीन्स 120 डिग्री। सपोज़ ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 180 - 120 डिग्री दैट मीन्स 60 डिग्री। तो हम इस तरीके से अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो हमने जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा था कि जब कोई पॉजिटिव टर्म इधर से उधर जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाती है। तो सपोज़ हमने एक्सटीरियर एंगल को उधर भेजा तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इंटीरियर एंगल को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो इंटीरियर एंगल नेगेटिव हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल। यानी कि अगर आपको कोई इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। यही रिलेशन है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच में।